Hello everyone, in this video we are going to discuss biotechnology, which is a very important topic for NEET as well as for TGT and PGT biology exams. So let's get into the video. So first of all, let us discuss what is biotechnology. So biotechnology का मतलब क्या है? Bio मतलब life and technology मतलब कि हम कुछ टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उनका यूज करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है. तो बेसिकली इट डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स to produce products and processes which are useful to humans. मेनली हम ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं, क्योंकि मोस्टली हम जो भी यहाँ प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सब ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए होते हैं. अब EFB दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो एक सोसाइटी है, उसने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है. That definition states that biotechnology is the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. So mainly हम natural science, organisms का use कर रहे हैं और molecular technologies जो हैं उनका use कर रहे हैं for the products and services. अब biotech So there are two core techniques of biotechnology. First is genetic engineering, जिसमें हम recombinant DNA बनाते हैं, यानी हमारा gene of interest जो भी हम किसी organism में insert करना चाहते हैं उसे सबसे पहले join करते हैं दूसरे DNA segment के साथ, उसे बोलते हैं हम genetic engineering. Second core technique जो होती है उसे बोलते हैं maintenance of sterile ambience, यानी हमें sterile conditions maintain करनी है ताकि जो भी हमारी प्रोसीजर है, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई और बैक्टीरिया जो है, हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई और बैक्टीरिया एज अ कंटामिनेंट ग्रो ना कर सके. सो बेसिक स्टेप्स जो भी बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं उनमें से फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए. तो जो भी हम डीएनए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी हम कौन सा कैरेक्टर है जो हम डालना चाहते हैं किसी एनिमल या प्लांट के अंदर. तो उस कैरेक्टर के लिए जो भी डीएनए कोड करता है, उस डीएनए को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स. जो भी हमारी डिजायर्ड जीन्स हैं उस वाले डीएनए को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे. मतलब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें डिजायरेबल जीन्स मिली, उन्हें जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं. तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस डीएनए को हम इंसर्ट करेंगे दूसरे डीएनए के अंदर. जैसे कि आप प्लाज्मिड यूज करते हो, मोस्टली प्लाज्मिड्स यूज करते हैं डीएनए को इंसर्ट करने के लिए. प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में मोस्टली प्रेजेंट होता है. तो उसे यूज करते हैं एज अ वेक्टर, ताकि वो हमारे डीएनए को ले जा सके पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के अंदर. तो सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई करो उस डीएनए को जिसके अंदर डिजायरेबल जीन्स हैं, फिर उससे प्रोड्यूस करो रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सेकंड क्या स्टेप होता है कि जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना उसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम किसके अंदर? होस्ट के अंदर. होस्ट कैन बी एनी बैक्टीरिया. उस बैक्टीरिया के अंदर हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. फिर उससे उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, क्योंकि जब भी बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, प्लाज्मिड भी साथ में डिवाइड करेगा, मल्टीप्लिकेट करेगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग. तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर कॉपीज बनेंगी उस डीएनए की, क्लोनिंग होगी. फिर थर्ड स्टेप होता है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन दी होस्ट. जो भी होस्ट है उसके अंदर हमें मेंटेन करना है जो भी हमने डीएनए इंसर्ट किया है उसे, ताकि वो डीएनए इजीली ट्रांसफर हो सके प्रोजेनीज में. तो इसको हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं. तो एक फॉरेन डीएनए आपके पास, फॉरेन डीएनए मेनली यहाँ है जीन ऑफ इंटरेस्ट. जो भी आपका डिजायरेबल जीन है उसको हम फॉरेन डीएनए बोल रहे हैं. और एक होगा वेक्टर डीएनए, दैट इज मोस्टली प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए जो होता है, इन्हें आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें कट करना पड़ेगा. तो जो भी फॉरेन डीएनए है उसमें से डिजायरेबल जीन के सेगमेंट को हम कट करते हैं by the help of certain enzymes known as restriction enzymes.
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फॉरेन डीएनए को भी कट करेंगे और साथ में वेक्टर डीएनए को यानी प्लाज्मिड को भी कट करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने पे कुछ पर्टिकुलर साइट्स प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं। वो स्टिकी एंड्स जो होते हैं वो इजीली इन दोनों डीएनए सेगमेंट्स को लाइगेट करने में, जोड़ने में मदद करते हैं। And this ligation process is carried out by certain enzymes known as DNA ligases. So ligases join the foreign DNA to the plasmid. तो ऐसा कुछ recombinant DNA डेवलप हो जाएगा। रिकम्बाइन किया है हमने, दो चीजों को मिक्स किया है, इसीलिए इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। देन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफॉर्म्ड into bacterial cells या host cells. Mostly the bacterial cell which is used as a host is known as E. coli और Escherichia coli. So transformation करेंगे, फिर E. coli के अंदर that recombinant DNA would multiply और उसकी बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, जैसे यहाँ बताया हुआ है। तो पूरे बायोटेक्नोलॉजी में ये सब चीजें, ये सब प्रोसेसेस होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिन्हें यूज किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया जाता है, जो मेजर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, काफी मेजर रोल प्ले करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सेकेंड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है जिससे हम डीएनए की कॉपीज बनाते हैं आर्टिफिशियली इन सर्टेन मशीन्स। इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज बेसिकली प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड के क्या फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से उसे क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, यानी वो बैक्टीरिया जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो कॉम्पिटेंट होस्ट होना चाहिए। बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, ये सब टूल्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करती है या फिर हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज करती है। इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जो भी डीएनए है, डिजायरेबल जीन को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से कैसे आइसोलेट किया जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म के सेल से हम डीएनए निकाल रहे हैं, आप देखोगे कि अगर प्लांट के सेल से निकाल रहे हैं तो प्लांट के सेल के अराउंड सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अलावा क्या हिंड्रेंस है जो डीएनए निकालने में हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वॉल, मेनली मेम्ब्रेन। तो क्या होगा कि बैक्टीरिया से अगर आपको निकालना है जेनेटिक मटेरियल, तो सबसे पहले आप किसी भी सेल को डाइजेस्ट करोगे विद सर्टेन एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स टू डीजेनरेट दी सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को निकालने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का यूज किया जाता है। प्लांट सेल की सेल वॉल को हटाने के लिए सेल्यूलेज का यूज किया जाता है, सेल्यूलोज को ब्रेक करता है ये। और फंगस की सेल वॉल हटाने के लिए काइटिनेज का यूज किया जाता है। इनके अलावा अगर हम एनिमल टिश्यू यूज कर रहे हैं, तो एनिमल टिश्यू में कोई भी सेल वॉल नहीं होती, तो वहां से हमें क्या करना है, सेल वॉल तो हटानी नहीं है, तो उस केस में हमें ये एंजाइम्स यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब हमारी सेल वॉल हट गई, जो भी प्लांट या बैक्टीरियल सेल था उसकी सेल वॉल हमने रिमूव कर दी है, तो हमारे जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, आरएनए भी होंगे, प्रोटीन भी होंगे। तो हमें उन आरएनए और प्रोटीन को हटाना है क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट के नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आरएनए को रिमूव करते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ राइबोन्यूक्लिएजेस, आरएनएजेस जिन्हें बोला जाता है, जो आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं उनका यूज करते हैं टू रिमूव आरएनए। प्रोटीन रिमूव करने के लिए हम प्रोटीएजेस एंजाइम्स का यूज करते हैं, जो प्रोटीन को तोड़ देता है इनटू अमीनो एसिड्स। अब इनसे क्या हुआ, जो भी कंटैमिनेंट्स थे हमारे, हमें डीएनए चाहिए था, तो कंटैमिनेंट्स क्या होंगे, आरएनए और प्रोटीन, तो वो सब रिमूव हो जाएंगे और जो भी हमारा प्यूरिफाइड डीएनए है उसे हम निकाल सकते हैं बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल यूज करने से डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और कुछ थिन फाइबर के स्ट्रैंड्स की तरह आपको दिखेगा। तो अब ये जो भी डीएनए आपने आइसोलेट किया है, इसकी ट्रीटमेंट होती है फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस
पूरे डीएनए के कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में के सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, टारगेट सीक्वेंस और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। दीज सीक्वेंसेस आर पैलिंड्रोमिक, यानी पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को देखें तो वो जो होता है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन शो करता है, सेम ओरिएंटेशन फ्रॉम बोथ द एंड्स। जैसे कि यहाँ आपको साइट दे रखी है EcoR1 नाम के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की, तो उसका सीक्वेंस होता है GAATTC। तो यहाँ से अगर रीड करोगे तो भी GAATTC होगा, दूसरी साइड के 5 प्राइम एंड से रीड करोगे तो भी GAATTC होगा। तो पैलिंड्रोमिक होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी मेनली हुई थी ऐसे कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं बहुत सारे वायरसेस, जिन वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। तो बैक्टीरिया इन बैक्टीरियोफाजेस से बचने के लिए क्या करता है, जब भी बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए या आरएनए इंसर्ट करने की कोशिश करता है बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जिससे वो ब्रेक कर देता है जो भी बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल था उसे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द इन्वेडिंग बैक्टीरियोफाजेस। तो क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरियोफाजेस की ग्रोथ को, इसीलिए इनका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पड़ा। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं इनकी, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बैक्टीरिया खुद के डीएनए को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता? तो बैक्टीरिया खुद के डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ओन डीएनए इज हाईली मिथाइलेटेड। उस पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, वो मिथाइल ग्रुप अटैच होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज देम। वो उन्हें ये चीज पता चल जाती है कि दीज DNA sequences are different from that present in bacteriophages। तो वो क्या करता है, मिथाइलेटेड डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ अनमिथाइलेटेड डीएनए को डाइजेस्ट करता है जो बैक्टीरियोफाजेस का उसे मिलता है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो डिस्कवर हुआ था वो था हिंडी 2। अब इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होते हैं। So restriction enzymes are broadly categorized into 2 categories. First is endonuclease and second is exonuclease. So endonucleases होते हैं जो पूरे डीएनए सेगमेंट को मिडल से कट करते हैं, while exonucleases जो होते हैं उन्हें एंड से कट करते हैं। तो मोस्टली जो बायोटेक्नोलॉजी में हम एंजाइम्स यूज करते हैं वो होते हैं एंडोन्यूक्लिएजेस, जिनका फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम वाज हिंडी 2। अब ये एंजाइम्स के नाम कैसे दिए जाते हैं? सो नॉमेनक्लेचर, जो भी एंजाइम का नाम होता है वो डिपेंड करता है ऑन द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड। फॉर एग्जाम्पल EcoR1। EcoR1 में अगर आप नोट करोगे तो इको जो चीज है उसमें से ई है फॉर एस्चेरिशिया, एस्चेरिशिया कोलाई, तो एस्चेरिशिया का ई है, कोलाई का CO है। तो जीनस का फर्स्ट लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट के फर्स्ट 2 लेटर्स हम नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। दिस R इज रेफरिंग टू द स्ट्रेन ऑफ द ई कोलाई फ्रॉम विच दिस एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड। तो RY स्ट्रेन था जिससे कि EcoR1 निकाला गया था, इसीलिए R लिखा गया है। एंड द लास्ट लेटर दैट इज रोमन न्यूमेरल जो यहाँ यूज किया गया है वो इंडिकेट करता है कौन से नंबर का एंजाइम था वो जो बैक्टीरिया से निकाला गया था। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई RY13 जो स्ट्रेन है इकोलाई का, उसमें से फर्स्ट एंजाइम जो निकाला गया था दैट वाज EcoR1। अगर सेकंड होता तो EcoR2 लिखते, थर्ड होता तो EcoR3 लिखते। तो ये नॉमेनक्लेचर है एंजाइम्स का। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं? तो जो भी वेक्टर डीएनए होता है उसमें भी कोई पर्टिकुलर साइट होगी, रेस्ट्रिक्शन साइट एंजाइम की, हमारा जो फॉरेन डीएनए है उसके अंदर भी होगी। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उन्हें कट करेंगे। फॉर एग्जांपल हियर द सीक्वेंसेस फॉर EcoR1। तो EcoR1 से दोनों डीएनए को, प्लाज्मिड को भी, वेक्टर डीएनए को भी और फॉरेन डीएनए को भी कट करेंगे। उन्हें कट करने से कुछ ऐसे ओवरहैंग्स डेवलप होते हैं विच आर नोन एज स्टिकी एंड्स।
तो ये स्टिकी एंड्स जो होते हैं आपस में लाइगेट कर जाते हैं, सेल्फ लाइगेट, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस, ए टी के साथ बाइंड कर जाएगा, ऐसे ही ये बाइंडिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। बट क्या होगा, ये ए और जी के बीच में जो बॉन्ड बनना है या इस ए और जी के बीच में जो बॉन्ड बनना है उसके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, मतलब वो बॉन्ड जो दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़े, तो वो जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज होता है। फिर जो हमारा यहाँ डीएनए बनेगा दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका फिर हमें पता लगाने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना पड़ता है, पीसीआर करना पड़ता है। वो सब चीजें हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।